हम बात कर रहे थे हार्मोनिक फंक्शन की। हार्मोनिक फंक्शन इम्प्लाइज करता है इसको, और अगर लप्लास ऑपरेटर अप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा हो तो वो इम्प्लाई करेगा कि फंक्शन हार्मोनिक होगा। ठीक है, ठीक है जी। करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट हम फाइंड करते हैं, जैसे ये एग्जांपल देखें। एग्जांपल 1 हम दूसरे मेथड से करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यू ऑफ एक्स वाई गिवन है, हार्मोनिक है। करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट निकाले और ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी भी फाइंड करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। u जो है वो हमारे पास है जी e रेज़ टू पावर x cos y। तो आपने v भी फाइंड करना है और आपने ओरिजिनल फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये बातें हैं कि अगर आपने v निकालना है ना, अगर आपने v फाइंड करना है तो आप यूज करेंगे सी आर इक्वेशन। ये बात क्लियर है। दूसरी बात यह है, अगर आपने ओरिजिनल फंक्शन निकालना है, ओरिजिनल फंक्शन निकालना है विदाउट यूजिंग सी आर इक्वेशन, then use the following method। मैं भी आपको मेथड बता देता हूँ। तो पहले मेथड लिख देता हूँ, फिर दोनों बातें हम कर लेंगे यहाँ। ये u of x z0, u of y z0, u of x z कामा 0 ये, और u of y z0 ये निकाल लें। उसके बाद f प्राइम ऑफ z को आपने इक्वल लिख लेना है u of x z कामा 0 माइनस अयोटा u of y z कामा 0 के, और आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है जी विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये सारा प्रोसेस होगा। सिर्फ v फाइंड करना है तो सी आर इक्वेशन से वो फाइंड हो जाएगा। अगर ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है तो वो इस प्रोसेस से होगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम v कैलकुलेट करते हैं। तो सी आर इक्वेशन ये थी कि पार्शियल u बाय पार्शियल x इज इक्वल पार्शियल v बाय पार्शियल y। तो इसको हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं। इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू पावर x cos y, जो कि हमारे पास आ गया पार्शियल v बाय पार्शियल y के इक्वल। ठीक है, तो इसको हम इंटीग्रेटिंग पार्शियल इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पे। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे जब आप इसको इंटीग्रेट। इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस साइड की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, e रेज़ टू पावर x ऐसे ही आ जाएगा, cos y की इंटीग्रेशन sin y, और इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसमें जो ऐड होगा वो फंक्शन ऑफ x ऐड हो जाएगा एज ए कांस्टेंट। तो ये v ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये फंक्शन ऑफ x क्या होगा ये हमने निकालना है। तो फंक्शन ऑफ x निकालने के लिए सी आर इक्वेशन एक तो ये थी और दूसरी सी आर इक्वेशन थी
पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इसके इक्वल था। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकाल लें वी का, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स। तो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस और फाई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाई प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा, और पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई यहां से आप निकाल लें, क्या आ जाएगा यहाँ से, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई। जरा इसको देख लें कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और ये माइनस फार्मूले का यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस फाइव प्राइम ऑफ एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस और ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, फाइव प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। फाइव प्राइम ऑफ एक्स को हम कहते हैं डी बाई डी एक्स फाई ऑफ एक्स, जो कि 0 के इक्वल है। इंटीग्रेट करेंगे, फाई ऑफ एक्स कांस्टेंट आ जाएगा। तो फाई ऑफ एक्स की वैल्यू दोबारा से हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो v हमारे पास क्या बन जाएगा, v ऑफ एक्स वाई, जो कि हमारे पास आ गया ई रेज़ टू पावर एक्स साइन वाई प्लस सी। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, इसको कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये था मेथड नंबर 1। अब दूसरे मेथड से करते हैं। ठीक है जी, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 के स्टेप्स दोबारा से देख लें। पहले आपने u ऑफ एक्स z0 निकाल लेना है, u ऑफ y z0 निकाल लेना है, और इसको इस इक्वेशन में पुट करके इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z कर देना है। ठीक है, तो u एक्स y जो था वो था e रेज़ टू पावर x cos y। तो u ऑफ x क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये e रेज़ टू पावर x cos y दोबारा से आ जाएगा। इसी तरह u ऑफ y क्या आ जाएगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x cos y का माइनस साइन y। तो अब यहां से u ऑफ x z0, z0 का मतलब है कि y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 0 होगी इसमें। तो e रेज़ टू पावर z और cos 0 1 हो गया, जिसको e की पावर में z कह सकते हैं। इसी तरह यहां से u ऑफ y z0, ये 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अब f प्राइम ऑफ z जो था उसको आपने पुट करना था u ऑफ x z0 माइनस योटा u ऑफ y z0, ये फार्मूला है। इसकी वैल्यू क्या है जी, e रेज़ टू पावर z यहां से माइनस एयोटा और इसकी वैल्यू है 0। तो e रेज़ टू पावर z आ गया f प्राइम ऑफ z। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, इंटीग्रेट f प्राइम ऑफ z with respect to z is equal to integral of e raised to power z dz। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी f ऑफ z इक्वल आ जाएगा e raised to power z प्लस c। तो ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ गया। ओरिजिनल फंक्शन आपने बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। अब इस ओरिजिनल फंक्शन को यूज करके हम u और v भी निकाल सकते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है, इस स्टेप में जो कांस्टेंट आया ना, कांस्टेंट, ये कम्प्लेक्स कांस्टेंट है। कम्प्लेक्स कांस्टेंट का मतलब है कि ये e रेज़ टू पावर z प्लस मतलब के c1 प्लस c2 आयोटा कुछ इस तरह से है। ये जो कम्प्लेक्स कांस्टेंट आया है ना, ये कुछ इस तरह से हो सकता है।
कांस्टेंट नंबर हो सकता है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर। अब यहां से भी आप u और v निकाल सकते हैं। जैसे देखें e रेज़्ड टू पावर x प्लस एयोटा y और प्लस c1 प्लस c2 अयोटा। अब e रेज़्ड टू पावर x प्लस एयोटा y को हम कह सकते हैं e रेज़्ड टू पावर x इंटू e रेज़्ड टू पावर अयोटा y, ठीक है, प्लस c1 प्लस c2 अयोटा। अब e रेज़्ड टू पावर अयोटा y जो है ये इसको हम ऑयलर्स नंबर कहते हैं। जैसे ऑयलर्स नंबर अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा था e रेज़्ड टू पावर अयोटा थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। तो थीटा की जगह अगर y आ जाएगा तो ये बन जाएगा e रेज़्ड टू पावर x इंटू cos y प्लस अयोटा sin y और प्लस c1 प्लस c2 अयोटा। अब c1 c2 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा e रेज़ टू पावर x cos y प्लस अयोटा e रेज़ टू पावर x sin y प्लस c1 प्लस अयोटा c2। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स लैदा कर ले तो f ऑफ z जो है वो बन जाएगा e रेज़ टू पावर x cos y प्लस c1 प्लस अयोटा e रेज़ टू पावर x, ये यहाँ से अयोटा कॉमन आ गया, sin y प्लस c2। तो इसमें ये देखें कि ये होगा u, ये क्या होगा u और ये होगा हमारे पास v। अब u जो हमें गिवन था उसमें c1 तो नहीं था, इसका मतलब c1 0 होना चाहिए क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये 0 होना चाहिए। और जब आपने v कैलकुलेट किया था मेथड नंबर 1 से तो v की वैल्यू आई थी e रेज़ टू पावर x sin y प्लस c। तो जो मेथड 2 है उसके जरिए भी हमारे पास v की वैल्यू क्या आ रही है, e रेज़ टू पावर sin x प्लस c। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? दोनों तरीकों से आंसर सेम आ गया। ये देख लें इसको। दो मेथड्स हमने यूज किए हैं, एक सीआर इक्वेशंस को यूज किया है, एक विदाउट सीआर इक्वेशन, और ओरिजिनल फंक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगेन एंड अगेन जब आप दिल चाहे। ये एग्जाम्पल 2 में भी और एग्जाम्पल 3 में भी वो इसी तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस क्या होंगी। तो कैलकुलेशन का हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ इसके रिजल्ट्स को याद रखना है। तो पोलर फॉर्म में जो सीआर इक्वेशंस हैं वो ये है, पार्शियल u बाय पार्शियल r इज इक्वल टू 1 ओवर r पार्शियल v बाय पार्शियल थीटा। इसी तरह से पार्शियल v बाय पार्शियल r इज इक्वल टू -1 ओवर r पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। तो ये दो हमारे पास सीआर इक्वेशंस है। इसी तरह से लप्लास इक्वेशन मतलब के डेल स्क्वायर ऑफ u या फिर डेल स्क्वायर ऑफ v क्या होगा पोलर फॉर्म में। तो ये रिमार्क 1 में उसने पोलर फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखें, ये यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे आर है, ठीक है, सिर्फ आर। ये पार्शियल स्क्वायर ऑफ यू और पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको हम कहते हैं जी लप्लास इक्वेशन। यू पर अप्लाई किया है पोलर फॉर्म में। तो अगर आपको यू पेपर में गिवन होता है पोलर फॉर्म में तो आपने उसके ऊपर लप्लास इस तरह से अप्लाई करके बताना है कि ये हार्मोनिक है या नहीं। ठीक है, जैसे ये देखें, अब जो u है ये पोलर फॉर्म में गिवन है ना, तो इसको हार्मोनिक शो करने के लिए ये पूरी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी।
दोबारा से बता दूं कि अगर बात हो रही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो आपने चेक करना है जी पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर। अगर यह सेटिस्फाई हो जाएगा तो u हार्मोनिक हो जाएगा। u क्या हो जाएगा? u इज हार्मोनिक। अगर बात हो रही है r एंड थीटा की, पोलर कोऑर्डिनेट्स की, तो आपने अप्लाई करना है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r स्क्वायर प्लस 1 ओवर r पार्शियल u बाय पार्शियल r प्लस 1 ओवर r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो फिर u क्या हो जाएगा? हार्मोनिक। हार्मोनिक, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली है, ये ही याद रखेंगे तो आप जो है ना अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। सही है। तो एग्जाम्पल 1 ट्राई कीजिएगा, जिसमें हार्मोनिक फंक्शन है, पहले शो करना है हार्मोनिक है, फिर आपने v फाइंड करना है और फिर ओरिजिनल फंक्शन फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, पहले हमने कार्टेशियन में वर्कआउट किया है, पोलर में आपने वर्कआउट करना है। एक एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी लेवल कर्व्स क्या होते हैं। A level curve of a real valued function u defined in a domain D is given by a locus of a point x, y and z के एक रास्ता बना देता है x, y का। एक पॉइंट जो है ना, पॉइंट्स जब रास्ता बना देते हैं, कर्व्स बना देते हैं, तो उन कर्व्स को हम लेवल कर्व कहते हैं। तो जैसे ये देखें, अभी मैं आपको ना लेवल कर्व्स बना के दिखाता हूँ इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लेवल कर्व्स हम बनाते हैं यहाँ। ये सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए रखा हुआ है कि हम विजुअलाइज कर सकें। देखें जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 1। अब ये मैंने 1 लिखा है ना, तो ये इसका ये हाइपरबोला बन गया। ठीक है, ये अभी लेवल कर्व्स इसकी बनती जाएंगी, आपने देखना है। मैं 1 को थोड़ा सा चेंज करूंगा, 1 की जगह 2 लिखूंगा। ये देखें, ये 2 बन गई कर्व्स। इसी तरह अब हम एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे, ये 3 कर्व्स बन गई। इसी तरह से हम एक्स की जगह पे 5 लिखेंगे या 6 लिखेंगे या 7 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। तो वो ये जो कर्व्स आपके पास बनती जा रही हैं, ये देखें, इन कर्व्स को ये आपस में जो है ना एक खास रिलेशन में होती हैं, एक खास इनका बिहेवियर होता है। जैसे ये इस तरीके से बिहेव कर रही है ना, तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 8 की जगह अगर हम 10 लिख देते हैं, तो ये लेवल कर्व्स ये इस तरफ लेफ्ट और राइट साइड पे बन गई है। तो अगर सेंटर में प्लस आ जाए तो क्या होगा? जैसे ये देखें, ये प्लस, ये सर्कल बन गया है। अभी देखें, ये सर्कुलर लेवल कर्व बनती जाएगी। ये दो सर्कल बन गए। ये देखें जी, ये 3 सर्कल बन गए। ये 4 सर्कल बन गए। तो ये आपस में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये लेवल कर्व्स होती हैं जो एक लोकस। अब इसका जो लोकस है, हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसका लोकस एक सर्कल है, क्योंकि इसकी आउटपुट में एक सर्कल आ रहा है। दूसरी इक्वेशन का लोकस भी एक सर्कल है। दरमियान में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो फिर इसका लोकस क्या होगा? एक हाइपरबोला होगा। ठीक है, अगर वाई स्क्वायर की जगह पे सिर्फ वाई आ जाए, सिर्फ वाई आ जाए, ठीक है,
तो फिर लोकस क्या होगा, पैराबोला होगा। आपको नजर आ रहा है ये पैराबोला? ये मैं बाकी खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो जो कर्व की आउटपुट होती है ना, असल में उसको लोकस कहते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ये C1 के इक्वल है, और उसने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हाइपरबोलाज है। ये एक्स वाई 2xy इक्वल टू के। ये देखते हैं कि ये क्या बना रहा है हमारे पास। हालांकि उसने ये भी कहा हुआ है कि ये भी हमारे पास हाइपरबोला बना रहे हैं। 2xy इक्वल के का मतलब है कोई कांस्टेंट 1 भी हो सकता है। 2xy इक्वल टू, ये देखें ये दोबारा से क्या बना रहे हैं, हाइपरबोलास बना रहे हैं ना, क्योंकि हाइपरबोला इसी तरीके से होता है, इस तरह से और इस तरह से। ये हाइपरबोला है। अगर सिंगल कर्व हो ये पैराबोला है, ये एलिप्स है, ठीक है, ये सर्कल है। आपको पता है इन चीजों का, कोनिक सेक्शन का। तो लेवल कर्व, लेवल कर्व का यही फार्मूला है, अगर u को किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे या v को किसी कांस्टेंट के इक्वल लिख देंगे लाइकवाइज, तो ये हमारे पास लेवल कर्व्स बनती जाएंगी। कांस्टेंट की जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी कर्व चेंज होती जाएगी। अब ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम का मतलब है कि जो दो कर्व्स, जैसे ये देखें, ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस तरह से ये कोई कर्व है। ये दोनों कर्व्स अगर आपस में 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये ऑर्थोगोनल रिलेशन में है। ऑर्थोगोनल रिलेशन में है। इसी तरह कुछ लेवल कर्व्स होती हैं, जैसे ये आपने लेवल कर्व बनाई थी ना, ये लेवल कर्व्स, और कुछ लेवल कर्व्स इस तरह से इनके साथ बनती जाएं कि पहली लेवल कर्व अगर हम बनाएं तो इसकी पहली कर्व के साथ उसका 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्शन हो। दूसरी लेवल कर्व बनाए तो दूसरी लेवल कर्व का भी इसके साथ क्या हो, 90 डिग्री से इंटरसेक्शन हो, और तीसरी लेवल कर्व का भी आपस में इनका क्या हो। ये आप ये समझ लें कि ग्रीन जो है ना, ग्रीन का तल्लक यू से है, और जो ये रेड रेड है इनका तल्लक वी से है। तो यू की लेवल कर्व ग्रीन है और वी की लेवल कर्व जो है ये रेड आपको नजर आ रही है। तो लेवल कर्व का यही फार्मूला, यू इज इक्वल टू सी और v इज इक्वल टू के। ये भी कांस्टेंट के इक्वल है, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो अगर ये 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर देंगे इनकी जो कर्व्स हैं, तो हम कह देंगे कि ये सिस्टम ऑर्थोगोनल है, और उसको चेक करने का जो फार्मूला है वो यहाँ पे गिवन है कि किस तरह से आप इसको मैथमेटिकली चेक कर सकते हैं। देखें ना, राइट एंगल्स, इंटरसेक्शन जो है वो राइट एंगल है, तो उसका फार्मूला है, ये देखें, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए u और v, तो हम कह सकते हैं कि इनके जरिए जो लेवल कर्व्स बनेंगी वो क्या होंगे, एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रहे होंगे। पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल x प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y पार्शियल v बाय पार्शियल y इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल आ रहा होगा तो जो हमारे पास लेवल कर्व्स बन रही हैं वो ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रही हैं। अब वो एक कर्व नहीं हो सकती, वो मिलियंस ऑफ कर्व्स हो सकती है। ये उसने एग्जांपल 2 में चेक भी किया हुआ है कि u और v के पहले उसने लेवल कर्व कैलकुलेट किए हैं, और या विदाउट लेवल कर्व कैलकुलेशन हम अगर ये डेरिवेटिव्स फाइंड करके सेटिस्फाई कर लें, ये कैंसिल हो गया, आपस में 0 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि u और v आपस में ऑर्थोगोनल सिस्टम बना रहे हैं। इसी तरह एग्जांपल 3 में भी उसने चेक किया हुआ है कि पहले नंबर पे यहाँ से उसने u और v निकाला हुआ है अलग-अलग करके, ये u आ गया और ये v आ गया।
उसके बाद इसको चेक किया हुआ है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ये सेटिस्फाई कर गया ना। ये जरा लेंथ इक्वेशन थी इसलिए अलग-अलग लिखा हुआ है। तो बस आपने ये रिलेशन याद रखना है कि ये रिलेशन हमें क्या बताता है, ये रिलेशन हमें बताता है ऑर्थोगोनल सिस्टम का। जी कोई क्वेश्चन हो किसी का? ताकि हम अब इस चैप्टर को वाइंड अप करें और अगली बात करें। कोई क्वेश्चन नहीं? चलो सही है। बस यहाँ तक आपने इसको रीड आउट करना है, बाकी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। पीपीएससी के लिए इतना करना इनफ है। ठीक है? चलें जी, आज इतना काफ़ी है, बाकी हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हो? इसका देखें जी, इसका तीसरा चैप्टर भी करने वाला है, एलिमेंट्री ट्रांसडेंटल फंक्शंस वाला। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से क्या-क्या करना है। इसका चैप्टर 4 भी करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन वाला। चैप्टर 5 भी करने वाला है, पावर सीरीज़ वाला। चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगुलैरिटीज़ और रेसिड्यूज़ वाला। चैप्टर 6 भी करना है। कंटोर इंटीग्रेशन इस ये भी करने वाला है, चैप्टर 7 इसको भी हम करेंगे। चैप्टर 7 तक करेंगे जी, और बाकी हम एंड पे 1-2 डेफिनेशंस है वो देख लेंगे। एक्सरसाइज मेरे पास कोई भी नहीं है इनकी। जब सॉल्व हम करते थे अपने दौर में, तब हम कर लेते थे, अब तो वो भी रजिस्टर और पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ा करें ना, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ही होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। लेकिन टॉपिक आपको पहले आना चाहिए। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आप विजुअलाइज़ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, वो आप क्या स्टडी कर रहे हैं। फिर आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। विदाउट नॉलेज आप कहें कि जी हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें, फिर वो वहाँ पे काम खराब होना शुरू हो जाता है। लोग अक्सर कहते हैं हमें मैथ समझ नहीं आता, हम करते हैं बाद में भूल जाता है, क्या चक्कर है? वो चक्कर यही होता है कि टॉपिक नहीं ना करते अच्छे तरीके से प्रिपेयर। चाहे आपको 10 घंटे लगे, एक चीज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जब तक आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से नहीं करते, आप आगे चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं, अंदर से आपका माइंड भी ये कह रहा होता है कि हमने कुछ स्किप किया हुआ है। तो माइंड सैटिस्फैक्शन नहीं होती, जब आपका माइंड ही नहीं सैटिस्फाई होगा, तो आप आगे कैसे चलेंगे? ठीक है?